तो जैसा कि इस समरी का टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी कि पैसों का मनोविज्ञान। एक्चुअली में इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि हम सब मिलेनियर बिलेनियर बनना चाहते हैं। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाइए ये जादुई ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए। अगर आपको इनमें से चूज करने के लिए कहा जाए तो आप क्या चूज करोगे? एक खूबसूरत बंगला या $3 बिलियन, फ्रीडम या अच्छी रिपुटेशन? क्या लगता है आपको? आपने लाइफ में काफी पैसा कमा लिया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि $84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। आर्थर मॉर्गन हॉजल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वेलेट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे लॉस एंजलिस का एक आलीशान महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल भी था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले ने कई $1000 सोने के सिक्के दिए। तो अब आप सोच रहे होंगे उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया होगा। उसने वो कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सब ने मिलकर वो कॉइन्स समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वो यंग मिलीनियर गलती से होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पर दे मारे और बोला, ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये एक कहानी है। जी नहीं, ये एक सच है। शायद आप सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा। तो आप इस ऑडियो बुक समरी में ऐसी ही और रियल लाइफ कहानियां सुनेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो भी कमाया था सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। तो देखा आपने, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते हो। तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं जो है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर यानी दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और वहीं पर पला बढ़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। और उससे भी मजेदार बात यह थी कि वो रोज लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम भी किया। उसने जेसी पन्ने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उसी घर में गुजार दी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड रीड ने न्यूज हेडलाइन बनाई थी वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात थी कि वो 92 साल का था। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान किए थे। अगर विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलीनियर था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड रीड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड रीड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसा सेव करता रहा और यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला और उसने अपनी सेविंग को सालों साल तक कंपाउंड किया। तो दोस्तों, क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं? अगर नहीं समझते तो मैं कहाँ गई हूँ, मैं समझाऊंगी ना आपको। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुननी पड़ेगी। अब जरा एक नज़र डालते हैं उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था।
और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हो चुकी थी। रिचर्ड फ्यूस्कॉन मैरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से एमबीए पास किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर भी हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 का महीना था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंक करप्सी के लिए फाइल किया था। इन दोनों यंग मिलेनियर्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? तो यहाँ पर हमने सीखा कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हों, जैसे भी हों, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको हमेशा अलर्ट रहने और ध्यान देने की ज़रूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, पर हर कोई हम्बल नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले चैप्टर की तरफ, नेवर इनफ। वैनगार्ड के फाउंडर जॉन सी बोगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई। एक बिलेनियर के घर पे पार्टी हो रही थी और एक कोने में कर्ट वैनगुट और जोसेफ हेलर बैठे थे। दोनों अपने होस्ट के इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई भी जोसेफ के नावल कैच 22 की पूरे साल की बिक्री से भी ज्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। तो अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए 2 लोगों की रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 की उम्र में वो एक सीईओ बन गया था। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकेंजी के सीईओ थे। साल 2007 में वो कंपनी से रिटायर हुए। उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। वो एक सेटा मिलेनियर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलेनियर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलेनियर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बफेट ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज रत्नम को कॉल किया। ये कॉल कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 175,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन के डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपनी रिपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले ही 100 मिलियन थे, तो उन्हें 1 बिलियन और क्यों चाहिए थे? उनके पास पहले से ही धन दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हम 3 चीजें सीख सकते हैं। पहला,
कि सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है और ज़्यादा दौलत जमा करने से खुद को रोकना। ज़्यादा पावर, ज़्यादा फेम, ज़्यादा पैसे का लालच सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते हो तो आपको लगता है कि जैसे आप पीछे जा रहे हो, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म दो चीज़ों में बहुत अच्छा है। दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हो। इंसान अपनी हद भूल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि कहाँ पर रुकना है। तो दूसरा हम ये सीख सकते हैं कि सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है, एक समस्या बन जाती है। मान लो एक फुटबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है। उसके पास पहले से ही काफ़ी पैसा है, पर अगर हम उसकी तुलना माइक ट्राउस से करें जिसका $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें रूकी प्लेयर उसके सामने एकदम करीब लगेगा। अब मान लो हेड फंड मैनेजर जो 36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर्स कम से कम 340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें 36 मिलियन उसके मुकाबले काफ़ी कम लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर्स जो साल के 340 मिलियन कमा रहे हैं, वो अपनी तुलना अगर टॉप 5 से करें तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स 770 मिलियंस कमाते हैं। और अगर टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बफेट से करें जो कि 2018 में उनसे 3.5 बिलियन ज़्यादा अमीर हैं, और अगर वॉरेन बफेट जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहें तो उनकी नेटवर्थ 2018 में 24 बिलियन थी। तो देखा आपने, सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूँ, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। कोई पॉइंट नहीं है जहाँ आपको इनफ लगे, आप सेटिस्फाइड हो। तो जीतने का बस एक ही तरीका है कि लड़ो ही मत। मान लो कि आपके पास काफ़ी है, चाहे आपके आसपास के लोग और की चाहत में पागल हुए जा रहे हों। लॉस वेगास के एक लीडर ने एक बार कहा था कि कसिनो में जीतने का बस एक ही तरीका है कि घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं और आपके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है और कौन सबसे ज़्यादा फेमस है और किसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि विनर कोई भी नहीं होगा। जीतेगा वही जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ हंसी खुशी एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तीसरा और आखिरी हम ये सीख सकते हैं कि कुछ चीज़ें पैसे, फेम और पावर से भी कहीं बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास कितना भी क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कहा था। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वो बोले कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रेपुटेशन हो या आपकी अचीवमेंट हो। ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। इस हादसे ने मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि मुझे किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे, वो अपने किए की सफाई दे रहे थे, खुद को तसल्ली दे रहे थे कि उनकी रेपुटेशन उनके लिए अब और मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त भी बेशकीमती हैं, लोगों को प्यार करना और बदले में उनका प्यार पाना भी बेशकीमती है, खुशियाँ बेशकीमती हैं। लेकिन ये सब पाने का तरीका बस एक ही है कि आप अपनी हद समझें। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेने हैं और कब इनफ का मतलब इनफ है। दोस्तों, एक फील्ड से सीखी हुई बातें हमें दूसरे फील्ड में काम आती हैं। क्या आपको पता है कि बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नज़रअंदाज कर लिया जाता था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को बर्फ ने कवर करने, बर्फ पिघलाने और फिर बर्फ से ढकने पर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो ये घटना 5 बार हो चुकी है। लेकिन आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे क्या वजह है?
इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया है। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि आइस एज धरती का नेचुरल वातावरण है जिसमें ज्वालामुखी फटने से बदलाव आया है। हालांकि ये थ्योरी सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती है, ना कि पांचों को। 1900 की शुरुआत में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिल्यूटिन मिलेनकोविक ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव धरती की धुरी पर पड़ता है। मिलनकोविक ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कुछ ज्यादा ही झुक जाती है, जिससे नॉर्मल से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमिस्फीयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई थी। व्लादिमीर कोपिन, जो एक रशियन मीटियोरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी है। उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल टिल्ट की वजह से इस धरती पर गर्मियों के मौसम में भी ठंड बढ़ गई थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिसे इतनी गर्मी नहीं होती कि पूरी बर्फ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी धरती के कुछ हिस्से बर्फ से ढके रहे, जिससे बर्फ को आने वाली सर्दियों में भी टिके रहने में आसानी हुई। साल दर साल इसी तरह से बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमा होती रहीं, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक नहीं गई और इसी तरह आइस एज आया। तो देखा आपने, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए आप अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%। तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। फिर आप 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हो और हर साल आपका 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हो तो आप मिलीनियर बन जाओगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ जमा होने के कारण आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी यही है कि धीरे धीरे पैसे जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे। उन्होंने कभी अपने इंटरेस्ट रेट का पैसा नहीं निकाला और कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया। और जब वो 89 के हुए तो उनके पास 84.5 बिलियन डॉलर थे। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों के कंपाउंडिंग का ही नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बफेट ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद से ही 84.5 बिलियन डॉलर कमाया। ये सब उनके कंपाउंडिंग के पावर का ही कमाल है। तो अब जरा इस इक्वेशन के बारे में सोचिए। 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 इक्वल 72। ये जोड़ है। लेकिन क्या आप 8 को 8 से ही 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 इक्वल 13,42,17,728। तो देखा आपने कितना फर्क है। वॉरेन जब 20 या 30 साल के थे तो वो अपना पैसा यूं ही नहीं खर्च करते थे और उन्होंने 60 या 70 का होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। वो लगातार इन्वेस्ट करते गए और उन्होंने 25 सालों तक पैसे जमा किए। दोस्तों, वॉरेन की दौलत पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं, पर फिर से बता दें कि उनके पास 84.5 बिलियन डॉलर हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 89 का होने तक वो करते रहे। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट, यानी चुप रहिए और थोड़ा धैर्य रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले चैप्टर की तरफ, अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फर्क। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए दो इन्वेस्टर्स की कहानी सुनते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज़ छाई हुई थी कि वॉल स्ट्रीट के न जाने कितने स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था।
अक्टूबर 29, 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी वाइफ और दो बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे हैं और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठकर रो रही थी। जेसी घर पहुंचा और वो शौक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवाला निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। हुआ यूं था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और उसका अंदाजा एकदम सही निकला और वो करोड़पति बन गया था। उस दिन 29 अक्टूबर को उसने $3 बिलियन पैसे कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया। पर अब्राम जेरमंस्की के साथ कुछ अलग ही किस्सा हुआ था। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वो मिलीनियर बन चुका था। बल्कि ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ दिनों बाद ही अब्राहम गायब हो गया था। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता चला गया। जेसी को लगा कि वो यूं ही हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज अब्राहम के साथ हुई थी वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था। तो देखा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए थे पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना अलग चीज है। पैसे कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा। लेकिन पैसों को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको ये बात शायद याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छीन सकती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पे आओगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना होगा। और ये भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखो कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। लाइफ में हार भी मिलेगी और नाकामयाबियां भी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की घंटी दे सकती है। अब हम वॉरेन बफेट के पास चलते हैं और देखते हैं उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन करके रखी हुई है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से ज्यादा तक कंपाउंड होने दिया, और 89 की उम्र में उनके पास $84.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी। उन्हें यह भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं, और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स को जानते हैं, और इस तरह वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह बनाए रखी। वो किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेंस झेल लिए, पर कभी भी घबरा कर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को एक स्ट्रेटजी, एक ओपिनियन या पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल के बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे और इस तरह वॉरेन सरवाइव कर गए। तो चलिए अब बात करते हैं इस ऑडियो बुक समरी के निचोड़ यानी कंक्लूजन की। आपने इस ऑडियो बुक समरी में उस यंग टेक्नीशियन की कहानी सुनी जिसने 1000 गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए थे। आपने इस ऑडियो बुक समरी में रोनाल्ड रीड की भी कहानी सुनी, जिसने एक मामूली सा चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन दान किए थे। आपने हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट और रिटेल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड फ्यूस्कॉन के बारे में भी सुना, जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया था। और आपने इस ऑडियो बुक समरी में रजत गुप्ता की भी कहानी सुनी, जिसके पास $100 मिलियन होने के बावजूद उसे 1 बिलियन और चाहिए थे। आपने इस ऑडियो बुक समरी में जेसी लिवरमोर और अब्राहम जेरमंस्की की कहानी भी सुनी। इनमें से एक $3 बिलियन कमाता था, जबकि दूसरा अपना सारा पैसा गंवा बैठा था।
बाद में दोनों लोगों ने सुसाइड कर लिया था और आखिर में आपने इस ऑडियो बुक समरी में वॉरेन बफेट के बारे में भी सुना। तो इन सारे लोगों में से आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? याद रखो कि जिंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी ही सबसे कीमती चीज है, जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। याद रखो कि ये दुनिया गोल है और हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है तो कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के कई सारे तरीके हैं, पर अपनी अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए हम्बल बनो और पैसे की वैल्यू समझो, और जो आपके पास है उसमें ही खुश रहना सीखो। जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। तो ये ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नॉलेज में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।